आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम आर्थिक सुधारों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव, मेन इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक के बारे में अध्ययन करेंगे। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद जो आर्थिक सुधार हुए और उन आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक सुधारों एवं आर्थिक उदारीकरण की नवीन आर्थिक नीति की सफलता या उपलब्धियां। तो देखो, सक्सेस या अचीवमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। देखो, नवीन आर्थिक नीति के समर्थकों ने इस नीति की सफलता को तीव्र आर्थिक विकास, निर्यात में तेजी से वृद्धि, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि आदि के रूप में इसकी उपलब्धियों को गिनाया है। हम इसके जो पहला बिंदु है या जो इसकी उपलब्धि है उसमें सबसे पहले आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नवीन आर्थिक नीति से देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और जहां 1991-92 में हमारी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी और जिसके कारण आर्थिक विकास की दर लगभग 0.8% तक रह गई थी, वह 1992-93 में 5.1% तक पहुंच गई। उसके बाद 1996-97 में 6.7% तक पहुंच गई और इस वर्तमान समय में, जबकि 2017-18 मंदी के कारण घटकर 6.6% भी रह गई थी और 2018-19 में 7.4% का अनुमान है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास में वृद्धि दर तीव्र हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। दूसरा है औद्योगिक विकास दर में वृद्धि या कमी। औद्योगिक विकास दर में वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण से देश के उद्योगों में देशी एवं विदेशी पूंजी निवेशों में वृद्धि, पूंजीगत सामान एवं औद्योगिक कच्चे माल के आयातों में छूट तथा उद्योगों पर नियंत्रण में कमी से देश में औद्योगिक विकास में एकदम तेजी आई थी। नई आर्थिक नीति के कारण उद्योगों के लिए लाइसेंस की जो आवश्यकता थी उसमें शिथिलता बरती गई। इसके कारण निरंतर उद्योगों में वृद्धि हुई। और तीसरा बिंदु है इसका, भारत में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि या कमी, वृद्धि के बाद कमी। तो ये है 1991 से 2006 के पिछले 16 वर्षों में भारत में विदेशी पूंजी निवेश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए तुल्य प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है और वास्तविक पूंजी प्रवाह लगभग 1,81,566 करोड़ रुपए तुल्य रहा। ये जो विदेशी पूंजी निवेश है इसमें पहले वृद्धि हुई फिर बाद में कमी होती गई। इस प्रकार इसमें कमी और वृद्धि दोनों का बोलबाला रहा। उसके बाद भारत के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि। 1991 और 96 के 5 वर्षों में भारत के निर्यातों में 18% से लेकर 28.6% तक की वार्षिक वृद्धि हुई और जहां 1990 और 91 में भारत के निर्यात लगभग 35,553 करोड़ थे, वहीं 1998-99 में 1,39,753 करोड़ रुपए हो गए। इस प्रकार भारत के निर्यातों में उत्तर वृद्धि देखी गई नई आर्थिक पॉलिसी के बाद। उसके बाद भारत के निर्यातों में उत्तर वृद्धि, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद है विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। देखो, जहां जुलाई 1991 में विदेशी विनिमय कोष घटकर अपने निम्नतर स्तर 1 अरब डॉलर पहुंच गए थे और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी निवेशकों को विश्वास डगमगाने लगा था और विदेशी पूंजी का पलायन होने लगा था भारत से। वहाँ नवीन आर्थिक सुधारों के लागू होने से निर्यातों में वृद्धि हुई, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई और प्रवासी भारतीयों द्वारा निक्षेपों में वृद्धि। आज से देश के विनिमय कोष मार्च 2001 के अंत में बढ़कर 3.38 करोड़ हो गया। इसी प्रकार आगे देखो, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। देखो, आर्थिक सुधार लागू होने के पहले राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 8.4% था, लेकिन वहीं सुधारों के बाद राजकोषीय घाटा घटकर या कम होकर 1991 और 92 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.5% और 1996-97 में 4.1 और धीरे धीरे 18-19 में 3.3 रहने 17-18 में 3.5% तक आ गया। इसलिए राजकोषीय घाटे में और
कमी या वृद्धि भी देखी गई थी। मुद्रास्फीति दर में कमी। देखो, डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 1991-92 में आर्थिक संकट के दौरान अगस्त में मुद्रास्फीति की दर 17% तक पहुंच गई थी और वहीं 1995 और 96 के प्रारंभ में घटकर 4.2% तक रह गई थी। यद्यपि मई 1994 में यह बढ़कर 11% तक पहुंच गई, किंतु 1999 और 2000 में पिछले 52 सप्ताहों में औसत मुद्रास्फीति दर 3.3% रही। इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति से मुद्रास्फीति की दर में भी कमी देखी गई। आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति की आलोचना है। पहला है क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधारों के आलोचकों ने नई आर्थिक नीति में कई कमियां बताई और यह देश के व्यापक हित में नहीं होकर विदेशी हितों की सुरक्षा की नीति है जो संपन्न वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। इस नीति की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। देखो, यह नीति पूंजीवादी तत्वों तथा उपभोक्तावाद की पोषक है। सबसे पहले इस नीति में अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए पूर्णतः खोल देने से पूंजीवादी तत्व हावी हो गए और समाजवादी समाज की जो कल्पना थी वो निरर्थक लगने लगी और संपन्न वर्ग को अधिकाधिक रियायत देकर उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो यह नीति पूंजीवादी तत्वों तथा उपभोक्तावाद की पोषक है। दूसरा, विदेशी कर्ज में निरंतर वृद्धि का खतरा बढ़ रहा था। जहां 1990 और 91 में के अंत में भारत पर विदेशी कर्जा लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए था। सितंबर 2017 में 32,42,323 करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 20 गुना है। आगे, भारत में बेरोजगारी बढ़ने का भय। देखो, जहाँ भारत में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वहीं उद्योगों में बहिर्गमन की नीति एग्जिट पॉलिसी से मजदूरों की छटनी न केवल बेगारी की समस्या को और जटिल बनाएगी वरन औद्योगिक विवादों से शांति भंग कर उत्पादन में गिरावट लाएगी। तो इस नीति में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और संयुक्त मोर्चे की नई सरकार ने भी बहिर्गमन नीति को मजदूरों के हितों में इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। तो ये तो हुआ भारत में बेरोजगारी बढ़ने का भी भय था इस आर्थिक नीति से। चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनी से देश की संप्रभुता को खतरा बढ़ रहा है और तथा स्वदेशी एवं स्वावलंबन की भावना को धक्का लगेगा तथा विदेशी जो MNC जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना वर्चस्व स्थापित करके और यहाँ के लोगों का शोषण करने से भी नहीं हिचकिचाएगी और इसके लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश की संप्रभुता को खतरा निरंतर बढ़ेगा। अगला है कृषि के लिए नवीन आर्थिक नीति में चुप्पी। भारत की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और फिर भी इस नीति में कृषि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था और कृषि क्षेत्र में उदारीकरण एवं मुक्त व्यापार नीति घातक सिद्ध हो सकती है। भाजपा सरकार ने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश पर जोर दिया और विश्व व्यापार संगठन जो WTO के साथ समझौते से कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार कृषि के लिए नवीन आर्थिक नीति में कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया जिससे इसके विकास को बढ़ाया जा सके। छठा, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की विकसित राष्ट्रों की नीति प्रभावी रहेगी और विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा। तो यह भी एक इसकी प्रमुख आलोचना थी। सातवां, पेटेंट अधिकारों का दुरुपयोग होने के साथ साथ बीमा क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलने से भारतीय कंपनियों को कट्टर प्रतिस्पर्धा से नुकसान होने की संभावना थी। तो यह भी एक इसके आलोचकों ने आलोचना की। आठवां, आर्थिक संकट तथा औद्योगिक मंदी। देखो, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आई आर्थिक संकट ने यह स्पष्ट संकेत दिया था कि एशियाई देशों को उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण में काफ़ी सतर्कता रखनी चाहिए और आजकल विदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों में मंदी का दौर है और अमेरिका मंदी तथा यूरोप में वित्तीय संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव
पड़ा। तो इस प्रकार आलोचकों का न जो आलोचना की, उसमें आर्थिक संकट तथा औद्योगिक मंदी भी प्रमुख है, न शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव को बल मिला है, क्योंकि विदेशी निवेशों से भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में के पूंजी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव को बल मिला है। और विदेशी निवेशों में घटते बढ़ से शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार नई आर्थिक नीति में दूरगामी दुष्प्रभावों का ध्यान नहीं रखा गया और भारत में बढ़ती बेरोजगारी एवं गरीबी का निराकरण, औद्योगिक शोषण से मुक्ति तथा बढ़ते विदेशी कर्जों को ध्यान में रखते हुए नवीन आर्थिक नीति को सतर्कता से लागू करने की आवश्यकता है। और मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में निवेशकों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है और देश की आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी उद्योगों की असंगत रक्षा का प्रयास जारी है। तो इस प्रकार हमने आर्थिक सुधारों एवं आर्थिक उदारीकरण की नवीन आर्थिक नीति की सफलता या उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति की भी आलोचना के बारे में भी अध्ययन किया। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि आर्थिक सुधारों के नवीन आर्थिक नीति आर्थिक सुधारों में नवीन आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि कुछ समस्या भी है, उन पर भी एक ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी जाके इसको प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी स्वरूप इसके बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।